चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सब पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। तो हमारी पहली न्यूज़ है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। तो यह केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना है और इसका लक्ष्य उच्चतर शिक्षा के लिए मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सरकारी और निजी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की सिफारिश की गई है। योजना की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर डालते हैं। तो इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेने वाले किसी भी विद्यार्थी को ट्यूशन फीस की पूरी राशि और पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य खर्चों को वहन करने हेतु बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से जमानत मुक्त व गारंटर मुक्त ऋण प्राप्त कराना है। कोई भी छात्र जो गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेता है इस योजना का पात्र होगा। इसका कवरेज राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर 860 योग्य उच्चतर शिक्षा संस्थान तथा 22 लाख से अधिक छात्रों को कवर किया जाएगा। लाभ 7.5 लाख रुपए तक की ऋण राशि पर भारत सरकार द्वारा 75% क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जिन विद्यार्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए तक है और वे किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज छूट योजनाओं के तहत लाभ के पात्र नहीं है, उन्हें 10 लाख रुपए तक के ऋण पर अधिस्थगन अवधि के दौरान 3% की ब्याज छूट भी प्रदान की जाएगी। पूरी तरह डिजिटल प्रणाली, तो छात्रों के लिए एक एकीकृत पोर्टल पीएम विद्या लक्ष्मी उपलब्ध होगा। इस पर विद्यार्थी सभी बैंकों द्वारा उपयोग की जाने वाली सरलीकृत आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा ऋण के साथ साथ ब्याज छूट के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। ब्याज छूट का भुगतान ई वाउचर और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी वॉलेट के माध्यम से किया जाएगा और यह योजना प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन पीएमयूएसपी योजना की पूरक होगी। तो अब देखते हैं प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन पीएमयूएसपी योजना के विषय में। तो इसका उद्देश्य गरीब परिवारों के मेधावी छात्रों को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के दौरान अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसकी पात्रता उच्चतर माध्यमिक और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के परिणामों के आधार पर होगी। प्रतिवर्ष अधिकतम 82,000 नई छात्रवृत्तियां दिए जाने का प्रावधान किया गया है और इसके घटक केंद्रीय क्षेत्रक ब्याज सब्सिडी CSIS और शिक्षा ऋण के लिए ऋण गारंटी निधि योजना। तो ये हमने बात की प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना के विषय में। अब बात करते हैं वेब टेलीस्कोप द्वारा पर्यवेक्षण से प्राइमोर्डियल ब्लैक होल LID 568 की तीव्र वृद्धि का पता चला। तो नेचर एस्ट्रोनॉमी पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार LID 568 अभूतपूर्व दर से विस्तार कर रहा है। यह ब्लैक होल की पारंपरिक समझ को चुनौती दे रहा है। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स या तो ब्रह्मांड के आरंभिक तारों के विस्फोट से या आरंभिक ब्रह्मांड में मौजूद गैस के विशाल बादलों के नष्ट होने से बनते हैं। LID 568 गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरते हुए पिंड को एडिंगटन सीमा से 40 गुना से अधिक मात्रा में ग्रहण करता हुआ देखा गया है, जिसे अभिवृद्धि के रूप में जाना जाता है। इसकी तीव्र वृद्धि से पता चलता है कि द्रव्यमान वृद्धि का महत्वपूर्ण हिस्सा तीव्र अभिवृद्धि के एकल प्रकरण के दौरान संपन्न हो सकता है। इससे ब्रह्मांड में प्रारंभिक सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के निर्माण की व्याख्या में मदद मिल सकती है। देखते हैं एडिंगटन सीमा के विषय में। तो यह अभिवृद्धि प्रक्रिया के माध्यम से ब्लैक होल्स द्वारा उत्पादित अधिकतम ऊर्जा उत्पादन की एक सैद्धांतिक सीमा है। इसके अनुसार अभिवृद्धि प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न विकिरण से बाहरी बल नीचे गिरने वाले पिंड के गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करता है। अब बात करते हैं LID 568 के विषय में। तो ये बिग बैंग की घटना के लगभग 1.5 बिलियन वर्ष बाद बना एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। इसका द्रव्यमान सूर्य से लगभग 10 मिलियन गुना अधिक है, इसलिए सैगिटेरियस ए स्टार के द्रव्यमान से इसका द्रव्यमान 2.5 गुना अधिक है। सैगिटेरियस ए स्टार हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में स्थित एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। अब देखते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के विषय में। तो यह अब तक निर्मित सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप है। इसे नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी CSA के संयुक्त सहयोग से विकसित किया गया है। इसे मुख्य रूप से इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में ब्रह्मांड का पर्यवेक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह नासा के हबल टेलीस्कोप का अनुवर्ती है। यह पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर सूर्य की परिक्रमा करता है। यह लैग्रेंज बिंदु 2 या L2 पर स्थित है। ठीक है, बात की हमने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के विषय में। अब बात करते हैं UN हैबिटेट ने वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2024 सिटीज एंड क्लाइमेट एक्शन जारी की। तो रिपोर्ट में कहा गया कि शहर जलवायु परिवर्तन का शिकार होने के साथ साथ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे बड़े उत्तरदायी कारक भी हैं। हालांकि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का तुलनात्मक रूप से शहरों पर ज्यादा खतरा है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। तो जलवायु परिवर्तन का खतरा, वर्तमान में शहरों में रहने वाले 2 बिलियन से अधिक लोगों को 2040 तक कम से कम 0.5 डिग्री सेल्सियस की अतिरिक्त ताप वृद्धि का प्रभाव झेलना पड़ सकता है।
वित्त पोषण की कमी, जलवायु परिवर्तन अनुकूल सिस्टम बनाने और रखरखाव के लिए शहरों को प्रतिवर्ष लगभग 4.5 से 5.4 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता है। वर्तमान में केवल 831 बिलियन डॉलर की राशि प्राप्त हो रही है। हरित आवरण में कमी, तो दुनिया भर में कुल शहरी क्षेत्र में हरित आवरण यानी ग्रीन स्पेस की औसत हिस्सेदारी 1990 के 20% से कम होकर 2020 में 14% रह गई है। सुभेद्य लोगों पर प्रभाव, तो जलवायु परिवर्तन को रोकने वाले कुछ उपायों ने अनजाने में सुभेद्य समुदायों की स्थितियों को और बदतर बना दिया है। इसका उदाहरण ग्रीन जेंट्रिफिकेशन है। इसके तहत पार्क निर्माण जैसी पहले कम आय वाले परिवारों को विस्थापित करती है या संपत्ति के मूल्यों को बढ़ा देती हैं। अब देखते हैं रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें। तो उपलब्ध स्रोतों के आधार पर राजस्व जुटाना चाहिए। इनमें ऋण लेना, सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी बनाना और जलवायु वित्त पोषण जुटाने के लिए अन्य साधनों की तलाश करना शामिल है। शहरों की योजना बनाते समय उसमें जलवायु संबंधी कार्यवाही को एकीकृत करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन के संबंध में टिकाऊ व्यवस्था बनाने के लिए बॉटम अप यानी स्थानीय रूप से संचालित जलवायु अनुकूलन प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए और सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमों को मजबूत करना चाहिए तथा साथ ही जलवायु आपदा से निपटने के लिए प्रकृति आधारित समाधान अपनाना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट यानी यूएन हैबिटेट के विषय में। तो इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। हैबिटेट ने संयुक्त राष्ट्र ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम या यूएन हैबिटेट की नींव रखी थी। इसका उद्देश्य सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से संधारणीय कस्बों एवं शहरों को बढ़ावा देना है और इस कार्य के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अधिकृत है। भागीदार, यह संस्था राष्ट्रीय सरकारों, अंतर सरकारी संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, नागरिक समाज संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और निजी क्षेत्र के साथ सहयोग करती है। इसके महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स देखते हैं तो ह्यूमन सेटलमेंट्स पर वैंकूवर घोषणा पत्र हैबिटेट 1 और ह्यूमन सेटलमेंट्स पर इस्तांबुल घोषणा पत्र हैबिटेट 2। ठीक है, जारी की जाने वाली रिपोर्ट्स हैं स्टेट ऑफ द वर्ल्ड सिटीज और वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट। ठीक है, ये बात की हमने संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट के विषय में। अब बात करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को बधाई दी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने निर्णायक जीत हासिल की है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के विषय में देखते हैं। तो चुनाव से एक वर्ष पूर्व दो प्रमुख राजनीतिक दल यानी डेमोक्रेट और रिपब्लिकन अपने उम्मीदवारों को तैयार करना शुरू करते हैं। संभावित उम्मीदवार अपने अभियान की शुरुआत करते हैं और टेलीविजन पर नीतियों से संबंधित बहस में भाग लेते हैं। प्राइमरीज और कॉकसेस, पार्टी के सदस्य सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार के लिए मतदान करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं जो आम चुनाव में उनका प्रतिनिधित्व करेगा। नेशनल कन्वेंशन की बात करें तो प्रत्येक पार्टी राष्ट्रपति पद के अंतिम उम्मीदवार का चयन करने के लिए एक नेशनल कन्वेंशन आयोजित करती है और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का भी चयन करते हैं। आम चुनाव की बात करें तो देश के प्रत्येक राज्य में लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए मतदान करते हैं। अमेरिकी नागरिक अपने राज्यों में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए मतदान करते हैं। हालांकि जब लोग मतदान करते हैं तो वे सीधे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को वोट नहीं देते। इसकी बजाय वे इलेक्टर्स नामक एक समूह के लिए वोट करते हैं जो कि निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं। यदि किसी उम्मीदवार को किसी राज्य में बहुमत मिलता है तो वह उम्मीदवार उस राज्य के सभी इलेक्टोरल वोट हासिल कर लेता है। हालांकि मेन और नेब्रास्का राज्यों में यह प्रणाली थोड़ी अलग है। अब देखते हैं निर्वाचक मंडल। तो इसमें कुल 538 इलेक्टर्स होते हैं। आम चुनाव के बाद प्रत्येक इलेक्टर एक वोट डालता है। जो उम्मीदवार आधे से अधिक यानी 270 वोट प्राप्त करता है वह संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और सभी राज्यों व कुछ केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार गुप्त मतदान द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से होता है। बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में चुनाव प्रबंधन प्रक्रिया के विषय में। तो अमेरिका में चुनावों की निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत प्राधिकरण का अभाव है। 3143 काउंटियों में 10,000 से अधिक स्थानीय संस्थाओं के पास अपने स्वयं के नियम हैं। अमेरिका में एक संघीय चुनाव आयोग FEC है। इसका प्रभाव भारत के निर्वाचन आयोग ECI के विपरीत चुनावी अभियान वित्त को विनियमित करने तक सीमित है। भारत में ECI चुनावी वित्त के विनियमन के साथ साथ पूरी चुनाव प्रक्रिया की भी देखरेख व संचालन करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव हर 4 साल में नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले पहले मंगलवार को आयोजित किए जाते हैं। यह परंपरा 1835 से चली आ रही है। ठीक है, ये बात की हमने संयुक्त राज्य अमेरिका में चुनाव प्रबंधन प्रक्रिया के विषय में। अब बात करते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय खाद्य निगम FCI के लिए 10,700 करोड़ रुपए के इक्विटी निवेश को मंजूरी दी। तो इस फंड का इस्तेमाल वित्त वर्ष 2024-25 में FCI द्वारा कार्यशील पूंजी के रूप में किया जाएगा।
इक्विटी निवेश के इस निर्णय का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना और देश भर में किसानों का कल्याण सुनिश्चित करना है। एफसीआई के परिचालन का वित्त पोषण। तो एफसीआई केंद्रीय पुल के लिए खरीद मूल्य यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर किसानों से खाद्यान्न खरीदता है, फिर इसे भारत सरकार द्वारा निर्धारित केंद्रीय निर्गम मूल्य यानी सेंट्रल इशू प्राइसेस पर जारी करता है। निर्गम मूल्य पर खाद्यान्न जारी करने से एफसीआई खाद्यान्न की खरीद तथा उसके परिवहन, भंडारण और वितरण की कुल आर्थिक लागत को वसूल नहीं कर पाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न के जारी मूल्य और खाद्यान्न की खरीद मूल्य के बीच के अंतर का सरकार एफसीआई को उपभोक्ता सब्सिडी के रूप में भुगतान करती है। एफसीआई के समक्ष चुनौतियां देखते हैं तो किसानों से कुल खाद्यान्न खरीद में एफसीआई द्वारा प्रत्यक्ष खरीद की हिस्सेदारी 5% से भी कम है। एफसीआई के स्वामित्व वाली भंडारण सुविधाओं का कम उपयोग किया जाता है और गोदामों में बड़ी मात्रा में अनाज बर्बाद हो जाते हैं या कालाबाजारी कर दी जाती है। कई बार घटिया गुणवत्ता वाले अनाजों की खरीद कर ली जाती है और परिवहन के दौरान भी अनाज बर्बाद हो जाता है। अब देखते हैं एफसीआई की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए स्थायी समिति की मुख्य सिफारिशें। तो अनाजों की खरीद हेतु पर्याप्त अवसंरचना निर्माण में एफसीआई राज्य सरकारों की सहायता कर सकता है। अनाज की बर्बादी रोकने के लिए वैज्ञानिक तरीकों वाले पर्याप्त भंडारण उपायों को अपनाना चाहिए। एफसीआई को राज्यों के साथ समन्वय में अपने सतर्कता तंत्र को मजबूत करना चाहिए। करते हैं भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के विषय में। तो इसे खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत गठित किया गया है। यह केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन आता है। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। कार्यों की बात करें तो किसानों के हितों की रक्षा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न की खरीद करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के माध्यम से पूरे देश में खाद्यान्न का वितरण करना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्न के आवश्यक और बफर स्टॉक का संतोषजनक स्तर बनाए रखना। ठीक है, बात की हमने भारतीय खाद्य निगम के विषय में। बात करते हैं केंद्रीय जल आयोग सीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट में हिमालय की हिमानी झीलों का आकार बढ़ने पर चिंता व्यक्त की गई। तो जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय की हिमानी झीलों का आकार बढ़ रहा है। इससे हिमानी झीलों के टूटने से आने वाली बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। इसकी वजह से आसपास रहने वाले समुदायों और जैव विविधता के समक्ष खतरा उत्पन्न हो गया। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। तो हिमानी झीलों का विस्तार 2011 से 2024 के दौरान हिमालयी क्षेत्र की हिमानी झीलों के सतही क्षेत्र में 10.81% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत में तो सतही क्षेत्र में 33.7% के विस्तार के बाद हिमानी झीलों के आकार में और भी अधिक वृद्धि देखी गई है। अधिक खतरे वाली झीलें तो भारत में 67 हिमानी झीलों के सतही क्षेत्र में 40% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। इस वजह से हिमानी झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़ का खतरा काफी बढ़ गया है। सीमा पार जोखिम तो भूटान, नेपाल और चीन में ऐसी हिमानी झीलों के मौजूद होने से भारत में भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। निगरानी तो हिमानी झीलों की सटीक निगरानी के लिए सेंटिनल-1 सिंथेटिक अपर्चर रडार और सेंटिनल-2 सैटेलाइट का उपयोग किया जा रहा है। हिमानी झीलें क्या हैं वो देखते हैं। तो ये ग्लेशियर के पिघलने से उत्पन्न होने वाला जल निकाय है। ग्लेशियर के नीचे भूमि का क्षरण हो जाता है, यानी ग्लेशियर के पिघलने के बाद क्षरण वाली भूमि में जल जमा हो जाता है। ऐसी झीलों के लिए पत्थर और गाद हिमोड नामक प्राकृतिक तटबंध का कार्य करते हैं। अब देखते हैं हिमानी झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़ GLOF के विषय में। तो प्राकृतिक तटबंध टूटने से हिमानी झील में जमा पानी के अचानक तेजी से बाहर निकलने को GLOF कहा जाता है। ऐसी झीलें ग्लेशियर के सामने या उसके किनारे नीचे, अंदर या ऊपर स्थित हो सकती हैं। ऐसे झीलों के टूटने से बड़ी मात्रा में पानी आसपास की नदियों में प्रवाहित होने लगता है। उदाहरण के लिए अक्टूबर 2023 में सिक्किम में साउथ लहोनक हिमानी झील के टूटने से GLOF विपदा की वजह से काफी नुकसान हुआ था। अब देखते हैं केंद्रीय जल आयोग CWC के विषय में। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उत्पत्ति डॉक्टर BR अम्बेडकर की सलाह पर 1945 में स्थापित किया गया था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, अध्यक्ष इसके भारत सरकार का पदेन सचिव। इसका उद्देश्य भारत के जल संसाधनों के एकीकृत और संधारणीय विकास एवं प्रबंधन को बढ़ावा देना है। CWC केवल सतही जल के प्रबंधन का कार्य करता है। भूजल का प्रबंधन केंद्रीय भूजल बोर्ड यानी CGWB करता है। ये बात की हमने केंद्रीय जल आयोग CWC के विषय में। ठीक है, अब बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण यानी जांच और दंड आरोपण प्रक्रिया नियम 2024 के विषय में। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रदूषण नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जांच करने तथा प्रदूषण फैलाने वालों पर जुर्माना लगाने के लिए नए नियम जारी किए हैं। नए नियमों के विषय में देखते हैं। पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकायत की जांच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण समितियों जैसी संस्थाओं द्वारा शुरू की जा सकती है। संस्थाओं के बीच अधिकतर क्षेत्र को लेकर विवाद होने पर निर्णय लेने वाला अधिकारी उपयुक्त प्राधिकारी को मामला हस्तांतरित कर सकता है।
जांच की शुरुआत। तो पर्यावरण अधिनियम की धारा 15C के अनुसार शिकायत मिलने के 30 दिनों के भीतर नामित अधिकारी द्वारा जांच की शुरुआत की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले को जवाब देने के लिए कम से कम 15 दिन का समय दिया जाएगा। साथ ही उसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए भी कहा जा सकता है। शिकायत का समय पर समाधान। तो नोटिस की तारीख से 6 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं ट्यूना फिश के विषय में। तो मत्स्य पालन विभाग ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप में ट्यूना क्लस्टर्स के विकास को अधिसूचित किया। ट्यूना फिश के विषय में देखते हैं। तो यह लवणीय जल की मछली है। यह मछली अपने सुडौल शरीर और तैरने की उत्तम क्षमता के लिए विख्यात है। यह उष्णकटिबंधीय एवं समशीतोष्ण महासागरों में व्यापक रूप से पाई जाती है। वैश्विक मत्स्य उद्योग में इसके मांस के कारण इसे अत्यधिक महत्व दिया जाता है। इनके मांस में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रवास की बात करें तो ट्यूना एक समुद्री मछली है। यह खुले समुद्र में रहती है और अक्सर महाद्वीपीय शेल्फ से परे पाई जाती है। ट्यूना क्लस्टर्स का महत्व देखते हैं। इकोनॉमी ऑफ स्केल सृजित करने, आय में वृद्धि करने और मत्स्य क्षेत्र के विकास में तेजी ला सकते हैं। ट्यूना क्लस्टर्स दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को निर्यात के लिए अवसंरचना विकास में सहायता प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, बात की हमने ट्यूना फिश के विषय में। अब बात करते हैं एग्रीवोल्टिक फार्मिंग के विषय में। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के 7वें सत्र में एग्रीवोल्टिक प्रणालियों के व्यवहारिक कार्यान्वयन का प्रदर्शन किया गया। एग्रीवोल्टिक फार्मिंग के विषय में देखते हैं। तो इसके अंतर्गत सौर पैनल्स के नीचे फसल उगाने का कार्य किया जाता है। इस प्रणाली में कृषि और सोलर फोटोवोल्टिक ऊर्जा उत्पादन दोनों के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। इसे कभी कभी एग्री सोलर, दोहरे उपयोग वाले सोलर और कम प्रभाव वाले सोलर के रूप में भी जाना जाता है। इसके लाभ किसानों के लिए वैकल्पिक आय का स्रोत, भूमि उपयोग प्रतिस्पर्धा में कमी आएगी और कार्बन फुटप्रिंट में कमी आएगी और ऊर्जा लोचशीलता उत्पन्न होगी। ठीक है, बात की हमने एग्रीवोल्टिक फार्मिंग के विषय में। बात करते हैं सागरमाला परिक्रमा के विषय में। तो सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा निर्मित एक स्वचालित जल सतह पोत ने भारतीय नौसेना के सहयोग से मुंबई से तूतुकुड़ी तक 1500 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली। यह यात्रा सागरमाला परिक्रमा के तहत पूरी की गई है। सागरमाला परिक्रमा के विषय में देखते हैं। तो यह समुद्री जल सतह पर और जल के नीचे की स्वचालित प्रणालियों में वैश्विक प्रगति के अनुरूप है। इस प्रणाली का सैन्य और असैन्य दोनों क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है और यह कार्य भारतीय नौसेना के नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन NIIO तथा रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार पहल द्वारा समर्थित है। इस उपलब्धि से भविष्य में स्वचालित पोतों की तैनाती का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इससे भारतीय नौसेना के परिचालन क्षेत्र का विस्तार संभव हो सकेगा। ठीक है, तो ये बात की हमने सागरमाला परिक्रमा के विषय में। बात करते हैं कैरिकोम यानी कैरिबियन समुदाय के विषय में। तो हाल ही में भारत कैरिकोम संयुक्त आयोग की दूसरी बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई। कैरिकोम के विषय में देखते हैं। तो ये कैरिबियन क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण और सहयोग को बढ़ावा देने वाला एक क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। सचिवालय इसका जॉर्ज टाउन यानी गुयाना में है। इसे 1991 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। सदस्य 20 देश और 6 एसोसिएटेड देश हैं। 15 सदस्य देश हैं इसके। एंटीगुआ व बारबुडा, बहामास, बारबाडोस, बेलीज, डोमिनिका, जमैका, ग्रेनाडा, गुयाना, हैती, मोंटेसेराट, सेंट किट्स और नेविस, सेंट विसेंट एवं ग्रेनेडाइंस, सेंट लूसिया, सूरीनाम तथा त्रिनिदाद और टोबैगो। 6 एसोसिएटेड देश कौन से हैं? तो एंगुइला, बरमूडा, केमेन द्वीप, ब्रिटिश वर्जिन द्वीप, कुराकाओ तुर्क और कैकोस द्वीप। ठीक है, ये बात की हमने कैरिकॉम के विषय में। बात करते हैं दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि TTDF योजना के विषय में। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C. और IIT रुड़की ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर का विकास किया जाएगा। इस समझौते पर दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि TTDF योजना के तहत हस्ताक्षर किए गए हैं। देखते हैं दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि के विषय में। इसे दूरसंचार विभाग की संस्था यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड USOF ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के संचार प्रौद्योगिकी उपयोग में अनुसंधान एवं विकास का वित्त पोषण करना तथा दूरसंचार प्रणाली के निर्माण और विकास के लिए हितधारकों के बीच तालमेल स्थापित करना है। ठीक है, अब बात करते हैं वियतनाम भारत द्विपक्षीय थल सेना अभ्यास। तो वियतनाम और भारत की सेना के द्विपक्षीय अभ्यास विम्बैक्स का 5वां संस्करण अंबाला यानी हरियाणा में शुरू हुआ। इस संस्करण में दोनों देशों के थल सेना और वायु सेना कर्मी भाग ले रहे हैं। इस अभ्यास में पहली बार द्विसेवा स्तर की भागीदारी देखी जा रही है। ठीक है, अब बात करते हैं हरिदास आंदोलन के विषय में। तो मैसूरू संगीत सुगंध महोत्सव द्वारा हरिदास आंदोलन के तहत कर्नाटक संगीत की प्रतिष्ठित दास परंपरा का उत्सव मनाया जा रहा है। यह उत्सव कर्नाटक संगीत में हरिदास संतों के योगदान की याद में मनाया जाता है। देखते हैं हरिदास आंदोलन के विषय में। तो
तो इसकी उत्पत्ति कर्नाटक में हुई थी, बाद में यह बंगाल और असम जैसे पूर्वी राज्यों में भी फैल गया था। यह आंदोलन हरिदास अर्थात भगवान हरि के सेवक द्वारा शुरू किया गया था। इसका प्रसार 13 से 14वीं शताब्दी में हुआ था। इसका उद्देश्य दास साहित्य के माध्यम से माधवाचार्य के द्वैत दर्शन यानी माधव सिद्धांत का प्रचार करना है। और माधवाचार्य के शुद्ध द्वैत या शुद्ध द्वैतवाद दर्शन के अनुसार ईश्वर शाश्वत है, जबकि प्राणी उससे अलग सत्य है, न कि माया। ठीक है, बात की हरिदास आंदोलन के विषय में। अब देखते हैं, हमारा सुर्खियों में रहा व्यक्तित्व है चंद्रशेखर वेंकट यानी सीवी रमन, 1888 से 1970 तक। तो हाल ही में देश भर में सीवी रमन की जयंती मनाई गई। इनके विषय में देखते हैं। उनका जन्म तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। उन्होंने निम्नलिखित की स्थापना की थी। तो इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स और भारतीय विज्ञान अकादमी 1934। यह संस्था सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। उन्हें 1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1928 में उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की। इसकी याद में हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी 28 फरवरी को मनाया जाता है। रमन इफेक्ट परिघटना के तहत जब प्रकाश की एक किरण किसी तरल पदार्थ से होकर गुजरती है तो उस किरण का कुछ हिस्सा प्रकीर्णित होकर अलग दिशा में चला जाता है। इस प्रकीर्णित प्रकाश का एक अंश अलग रंग का होता है। ठीक है, इनके मूल्य हैं वैज्ञानिक दृढ़ता, साहस, उत्कृष्टता, जिज्ञासा आदि। ठीक है, तो ये बात की हमने आज की मुख्य खबरों की। इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।